हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है बिग ड्रीम क्लासेस के चैनल पे। और लेटेस्ट अपडेट वगैरह के लिए या कंटिन्यूसली जो वीडियो अपडेट होता रहता है मतलब अपलोड होता रहता है उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। बिग ड्रीम क्लासेस में 8 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जेई और नीट के लिए। ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लास छूट गया था किसी कारण से, एब्सेंट थे, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। अब देखते हैं क्या है इसमें। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, मतलब एक सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट की एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा समझते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नाम दिया गया है, तो अगर थोड़ा सा इसके फंडामेंटल के बारे में जानना चाहेंगे तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ऐसा कुछ वर्ड का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं इसको। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि चार्ज, और स्टैटिक्स हम लोग जानते हैं कि ऐसी चीजें जो रेस्ट में है उसको स्टैटिक कहते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और किस तरह के चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स में ऐसे ऐसे चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दिया गया है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और किस तरह के चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक चार्जेस के बारे में। तो सिंपली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक नेचर के चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इसके इफेक्ट और इस पर होने वाले इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं स्क्रीन को। ठीक। दूसरे इसके अगले पेज पर चलते हैं। इसके अगले पेज में है हमारे पास कि कुछ केसेस हैं जिसको मेमोराइज करके, मतलब याद रखना है अभी के लिए, फिर धीरे धीरे ये समझ में भी आने लगता है कि क्या है इसका कारण ऐसा होता है। वो देखते हैं कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो अपने आसपास एक इफेक्ट क्रिएट करता है। उस इफेक्ट को हम लोग वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो कोई भी स्टैटिक नेचर का चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली। तो अगर कोई पूछे कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उस किस तरह का फील्ड क्रिएट कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? नहीं, स्टैटिक नेचर के चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है। इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसके अगला केस क्या है, अगला केस है इसका कि अगर कोई चार्ज मूविंग है, मूविंग होने का मतलब है दो तरह से मूव कर सकता है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, अगर किसी चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो है और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के, कि अगर कोई चार्ज मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो ये है कि अगर कोई चार्ज मोशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, मतलब एक्सेलरेशन में है, ऐसा मोशन जो कि एक्सेलरेटेड हो। तो एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो स्पीड चेंज कर रहा होगा या डायरेक्शन, चाहे इस तरह का एनी टाइप ऑफ कर्विलिनियर मोशन, कर्व मोशन, या सर्कुलर मोशन। ये सभी एग्जांपल्स है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो भी कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये जब भी एक्सेलरेटेड होगा तो अपने चारों ओर क्या रेडिएट करता है, तो एनर्जी रेडिएट करता है। उस एनर्जी को लाइट एनर्जी के इक्विवेलेंट समझ सकते हो अभी। और उसको कहते हैं ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने यहाँ लिख दिया है ईएम रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट इज कि अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट मोशन नहीं कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है,
तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन मतलब जैसे गामा रेडिएशन होता है, एक्सरे होता है, ठीक है, जिस तरह के जो भी ईएम वेव की फैमिली का होता है वो सभी रेडिएशन के ही रेंज में आता है। तो इस तरह के रेडिएशन को क्रिएट करता है, कब? जब चार्ज एक्सेलरेट हो। गॉट इट? दूसरा है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है, तो ये तीन केसेस हमने देखे कि चार्ज अगर रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में हो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड भी क्रिएट करता है, साथ ही साथ ईएम रेडिएशन। क्लियर? इस तीनों कंडीशंस को याद रखेंगे सिचुएशंस। अब आगे है थोड़ा सा एटम्स के, एटम क्या होता है इसको समझते हैं, फिर चार्ज पर चलेंगे। एटम के बारे में हम पहले से जानते हैं कि एटम होता है, अगर जैसे हम एटम मतलब केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से नहीं समझने वाले हैं, एटम का उतना ही चीज समझेंगे जितना हमें चार्ज को समझने में रिक्वायर्ड है। जैसे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है अपनी कक्षाओं में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस पे रहता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह हमने यहाँ लिख दिया है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। इसके बाद की कहानी है कि कोई भी एटम जो बना है उसके फंडामेंटल चीजों के बारे में, मतलब प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, तो पहले हमने लिख दिया यहाँ डाटा। इसे याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। समटाइम्स ये डाटा दिया हुआ रहेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको याद होना चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है -1.6 × 10⁻⁹ रिलेटिव चार्ज के बारे में अगर बात करें तो किसी भी चीज का चार्ज प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव चार्ज कहलाता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे -1.6 × 10⁻⁻⁹ मतलब रिलेटिव चार्ज का सिंपल मतलब है कि आपको किसी भी चीज का रिलेटिव चार्ज निकालना हो, उसको प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। अगर वो 4 आ रहा है तो आपको पहले से नॉन है कि वो प्रोटॉन के चार्ज से 4 गुना है। अगर -4 आ रहा है तो 4 गुना तो है ही, बट नेचर क्या है? ऑपोजिट है। मतलब चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो रिलेटिव चार्ज आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देगा और आप डायरेक्टली ये बात समझ पाओगे कि वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कितना गुना चार्ज है और किस तरह के नेचर का है। अगर रिलेटिव चार्ज नेगेटिव है, जैसे यहाँ -1 आया है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होता है प्रोटॉन के ही बराबर, बट नेचर माइनस साइन का मतलब होता है नेचर, लेकिन जस्ट ऑपोजिट होता है। तो रिलेटिव चार्ज के बारे में हमने यहाँ डेफिनेशन में भी लिख दिया, रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ सब्सटेंस टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। किसी भी चीज का रिलेटिव चार्ज निकालना है तो उसके एब्सोल्यूट चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ये इसको एब्सोल्यूट चार्ज भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉज करके आप नोट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। देखो आगे है प्रोटॉन के बारे में। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिखा है ये डाटा कुछ आगे तक, ताकि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में आसानी हो कि न्यूट्रॉन के साथ इसका क्या रिलेशन है, मास का मतलब कितना ज्यादा बड़ा या कम हो सकता है उसके बारे में। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.6724 × 10⁻⁻27 केजी, लगभग 10⁻³ और 4 के ऑर्डर का। तो यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर बात करें तो ये 1.6 × 10⁻⁻⁻। रिलेटिव चार्ज, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा? +1, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 × 10⁻⁶420। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन करो तो यहाँ से थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ 0 यहाँ 2। तो स्लाइडली न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से बड़ा होता है। चार्ज होता नहीं है, चार्जलेस होता है। तो ये तीन फंडामेंटल चीजें थी जो सीखी। अब है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के न्यूट्रल होने का कारण है। क्योंकि जितने भी एटम्स होते हैं उसमें नॉर्मली सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन मतलब जब तक वो एटम मतलब अपने स्टेबल स्थिति में स्थिति में है, मतलब उस सिचुएशन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा। इसीलिए हम उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी एटम के न्यूट्रल होने के पीछे के कारण को, तो हम ये भी समझेंगे। देखो अब यहाँ पे हम इसको पहले समझ लेते हैं और फिर आगे उसके न्यूट्रलिटी पर भी चलते हैं। जैसे हमने लिखा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइडली ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, वो तो हमने देख ही लिया।
मास ऑफ न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स लगभग होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और प्रोटॉन का मास जो है वो 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। ये एक डाटा है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉज ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी भी बॉडी के चार्ज होने का क्या कारण हो सकता है। तो हमने अभी जैसे बताया, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये चीज हमने लिखा है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की। इसलिए कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड है उसमें। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होने के कारण नेट चार्ज हो जाता है 0। इसीलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर। अब आगे बात करें कि अब फिर न्यूट्रली अनबैलेंस कैसे होता है, न्यूट्रलिटी अनबैलेंस कैसे होगा। जब भी चार्ज होगा इसका मतलब है न्यूट्रलिटी अनबैलेंस होता होगा। अनबैलेंस होने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो एक प्रोटॉन को खींचकर बाहर निकाल ले, या तो इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचकर निकालना तो संभव है, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट्स, मतलब ये इस सबसे किसी भी एटम का सबसे बाहरी हिस्से में रहता है। लेकिन न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस को तोड़ ही दिया तो फिर प्रोटॉन एटम की कल्पना करना ही बेवकूफी है। तो इसीलिए जब भी हम निकाल सकते हैं तो क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो कॉज ऑफ चार्जिंग, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, तो सिर्फ बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से लाकर इलेक्ट्रॉन लाकर रख दिए। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉज ऑफ चार्जिंग अगर कोई पूछे तो क्या संभावना है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे या उसके आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। गॉट इट। तो कॉज ऑफ चार्जिंग सिंपली ये है। अब न्यूट्रल होने का कारण भी हमने यहाँ लिख दिया है, और कॉज ऑफ चार्जिंग है या तो न्यूट्रलिटी कोई अनबैलेंस कर दे। अनबैलेंस करने का कारण क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अनबैलेंस कर दे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अनबैलेंस करने का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया या इलेक्ट्रॉन कहीं से लाकर उस पर रख दिया। अगर देखो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो कौन डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो डोमिनेटिंग हो जाएगा तुम्हारा प्रोटॉन। ठीक है। अगर मान लो कि कोई एटम है उससे तुमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, जैसे कि मान लो कि हम हाइड्रोजन हीलियम के एटम की बात करें। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जबरदस्ती, तो अब इसके पास बच गया 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज जो है अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब इस पर प्लस 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो +1 आ जाएगा। दो निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसी पे 2 प्रोटॉन का चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये +2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। इसी को रिलेटिवली हम लिखते हैं अल्फा पार्टिकल He2 प्लस। आया बात समझ, ड्यूली आयनाइज अल्फा पर चार्ज पार्टिकल। तो कहने का मतलब है किसी भी बॉडी को तुम चार्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन का तो मास भी होता है भाई। अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसका मास भी घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन से, सॉरी किसी भी एटम से उसके मास को छीन रहे हो, या चार्ज मास इलेक्ट्रॉन को छीन रहे हो, इसका मतलब उसके मास को भी छीन रहे हो। अगर मास को छीन रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज, तो हमारे दिमाग में क्या क्या इमेज बनना चाहिए। पहला इमेज बनना चाहिए, अगर नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होगा सर कि नेगेटिव चार्ज तभी हो, सॉरी पॉजिटिव, ये सॉरी ये गलत हम लिख दिया ना, पॉजिटिवली चार्ज। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज में तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करते हैं और फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले किसको देखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है सर, तो हमने इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो मास भी घटेगा। तो कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब रिमूव किया गया होगा इलेक्ट्रॉन को। दूसरा, रिमूव किया गया होगा तो मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, मास घट रहा होगा, ये घट रहा होगा। 2 पॉइंट हम समझ आ गया हमें कि ऐसा हो रहा होगा, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये अनबैलेंसिंग चार्ज, बॉडी कैसा चार्ज होगा, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आप इसे अपने शब्दों में नोट करें। ठीक है। दूसरा है, अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज होने का क्या चांस है, प्रोटॉन को निकाल लें। लेकिन हमने आपको कहा कि किसी भी एटम से प्रोटॉन को निकालना लगभग नामुमकिन।
या ऐसे कहेंगे कि प्रोटॉन को ही, जब न्यूक्लियस को ही हमने तोड़ दिया तो एटम की कल्पना करना ही बेवकूफी है, क्योंकि न्यूक्लियस टूटने के बाद उसके उसे एटम कहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जब भी हम, अब मान लो कि दूसरा तरीका है कि किसी को इसको नेगेटिवली चार्ज करें, तो तरीका है किसी और से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ऐड कर दे। तो कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, इसकी क्या क्या संभावना है? नेगेटिवली चार्ज होने की पहली संभावना है क्या, मतलब पहली सियरिटी है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। दूसरा क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मास भी तो लेके आएगा इलेक्ट्रॉन अपने साथ, तो मास के साथ क्या हो रहा होगा, मास इंक्रीज कर रहा होगा सब्सटेंस का। अगर हमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह दे कि मास इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि चार्जिंग के दौरान अगर मास बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम समझेंगे। अब कोई भी बॉडी चार्ज होने का मतलब, जैसे कि हम बहुत सारे मेथड से चार्जिंग देखते हैं, जैसे अपने कंघी से अपने बालों को रब करते हैं तो उस समय कंघी चार्ज हो जाती है या बाल चार्ज हो जाता है। इसका कारण होता है या तो घर्षण के कारण, घिसने के कारण इलेक्ट्रॉन खो देना या इलेक्ट्रॉन मिल जाना, इस कारण से कोई बॉडी चार्ज हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब चार्ज क्या है देखो, चार्ज है एक स्केलर फिजिकल। अब तभी से जो चार्ज के बारे में डेफिनेशन कर दे रहे थे, तो एक्चुअल में चार्ज के बारे में तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के अनबैलेंस होने से आता है, लेकिन चार्ज का अगर डेफिनेशन प्रॉपर समझेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर है और फिजिकल क्वांटिटी भी है। तो व्हेन ऑल एनी मास हैज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर कोई मास के पास चार्ज के गुण आ जाए, अगर जैसे कि कोई भी कंघी के पास चार्ज के गुण आ जाए तो वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो किस गुण के कारण? चार्ज के गुण के कारण। तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जो गुण किसी के पास आ जाता है तो वो किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह को फील करता है या तो क्रिएट करता है। तो कोई भी चीज के पास, जैसे आप जानते होंगे कि अगर हम चार्ज कैरिंग वायर, मतलब ऐसे वायर को रखे जिसमें, जिसको करंट कहते हैं, तो वो अपने आसपास क्या क्रिएट करने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सा बात है कि चार्ज वो गुण है जिसके कारण कोई भी चीज या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को बनाती है या उसको महसूस करती है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो हमने डेफिनेशन लिखा भी है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी मास के साथ आ है, हमेशा एसोसिएटेड होती है, तो इसके कारण ये एक्सपीरियंस करती है, महसूस करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को, या क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से जनरली लिखा जाता है। समझ आया? तो यहां तक तो कोई खास इशू नहीं है, इससे डेफिनेशन जरूर लिख लेंगे, सारा कुछ नोट होना चाहिए एक एक पेज। दूसरा है इसका डेविएशन, डेरिवेशन, मतलब ऑफ एसआई यूनिट। जैसे कैसे एसआई यूनिट निकाला होगा हमने चार्ज का, तो चार्ज को बेसिकली डिफाइन किया गया फंडामेंटल यूनिट करंट से। करंट को हम जानते हैं चार्ज बटे समय के नाम से। तो अगर हम यहाँ से चार्ज निकालना चाहते हैं तो चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू समय के नाम से। और अगर हम करंट को 1 एम्पियर और समय को 1 सेकेंड लेंगे तो जितना, मतलब 1 सेकेंड एम्पियर चार्ज करंट कैरिंग वायर के द्वारा 1 सेकेंड में बहाया गया चार्ज 1 कूलम के बराबर माना जाए। समझ आया? तो इस तरह से Q बराबर होता है IT के। अब देखो इसमें ये हमने लिख भी दिया है, अगर कोई वायर 1 एम्पियर का करंट और 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराती है तो वो 1 कूलम के बराबर हो। ठीक है, अब देखिए इसे हमने यहाँ लिखा है और मोस्ट आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, और कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या कहते हैं? कुलम। मोस्ट यूज्ड यूनिट है माइक्रो कुलम। ठीक है, और नैनो कुलम। माइक्रो का मतलब होता है, ये म्यू का सिंबल है, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶ कुलम। और दूसरा है नैनो कुलम। नैनो का मतलब 10⁻⁹ कुलम होता है। कुलम का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड से है, जो हमने अभी जस्ट देखा। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? कुलम कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम चार्ज और उसके एसआई यूनिट, एक लास्ट रह गया इसके चार्ज के प्रॉपर्टी को, उसको देख लेते हैं। जैसे कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, तो डायमेंशन के बारे में अगर हम चार्ज की बात करें तो देखो करंट इनटू टाइम है, तो करंट का होता है एम्पियर और टाइम का टी।
तो डायमेंशन जो चार्ज का है वो 80 होगा। सीजीएस यूनिट, ईएसयू यूनिट कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर। ये याद रखना है, सीजीएस यूनिट इसका, या ईएसयू यूनिट इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है, 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर। इस तरह से हम समझते हैं चार्ज के, और इसे याद भी रहना चाहिए कि 1 कूलम का ऐसा यूनिट क्या, मतलब सॉरी, सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या है, तो ईएसयू। और ईएसयू और कूलम में संबंध जो होता है ये हमेशा याद रखिए, 12th में भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि वो पूछ देता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ईएसयू यूनिट पे बताइए। तो हमारे पास तो सीजीएस यूनिट में चार्ज इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन के साथ, इतना कूलम। अगर हम ईएसयू यूनिट में इसको लिखना चाहेंगे तो 3 × कूलम को किससे बदलेंगे, 10⁻9 से। तो यही चार्ज हमारा माइनस साइन के साथ इतना होने लगेगा, और जो कि कितना होगा, देखो 16 × 48 -4.8 × 10⁻−10। आया समझ? तो ये ईएसयू यूनिट में चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी चार्ज को ईएसयू यूनिट में बदलने के लिए 3 × 10⁻9 से गुणा कर। इस तरह से हमने आज चार्ज की यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कशन करा, ठीक है। चार्ज होता क्या है, क्या काउज है प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रॉन के अनबैलेंस होने के लिए कारण ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, इन सब तरह के बेसिक चीजों के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा था चार्ज ऑन ईएसयू यूनिट, हमने इसे तो पहले ही करा दिया। अब है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है चार्ज की, उसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, और फिर अगला लेक्चर अपडेट करने के लिए, मतलब कि कल हम अपलोड करेंगे। अपडेट है, अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले, इसके लिए क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।